दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा 22 दिसंबर 2024 को बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम था, जो कि क्लर्क पोस्ट के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 मतलब दो शिफ्टों में यहाँ पे एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दो शिफ्टों से रिलेटेड यहाँ पे कंप्यूटर क्वेश्चंस का सोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे फुल डिस्कशन के साथ में। आपको पता होगा कि 15 और 15 दो यहाँ पे जो शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है, टोटल 30 क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं और 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। एक और बात आपको जानना चाहिए कि जो हमने बीएसपीएसएल का जो क्लासेस लिया है, बीएसपीएसएल वैकेंसी से रिलेटेड जो कंप्यूटर का क्लास हमने आपको कराया है, थ्योरी और प्रैक्टिस शीट का, उन्हीं क्वेश्चंस और थ्योरी से यहाँ पे सभी जो है ये क्वेश्चंस पूछा गया है। हूबहू क्वेश्चंस इन्हीं क्लासेस से आया है। लेकिन बीएसपीएसएल वाले अगर आप कैंडिडेट अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि बीएसपीएसएल का जो लेवल है थोड़ा सा इससे इंक्रीज हो रह सकता है, क्योंकि हमने पहले का जो प्रीवियस ईयर पेपर या फिर बीएसपीएसएल का जो पैटर्न देखा है वो देखा है कि थोड़ा सा यहाँ पे डेप्थ में जाकर बीएसपीएसएल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछता है। यहाँ पे टोटल नहीं 30% के क्वेश्चन जो है आपको डेप्थ में जाकर पूछा जाता है, बाकी 60-70% क्वेश्चन जो है अप्रोक्स इसी लेवल के रहने वाले हैं आपको। तो उस हिसाब से आप जो है प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं और आपको ये सभी क्वेश्चंस देखने के बाद आपको ट्रेंड पता चलेगा कि अभी जो है इस समय क्या क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं बिहार के एग्जामिनेशंस में। तो देखते हैं क्या सभी क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आप मेरा थ्योरी और जो प्रैक्टिस सेट का वीडियो है वो सभी जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। उससे 60-70% के आसपास क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जामिनेशन में, अच्छे से अगर आप रिवीजन करके जाते हैं तो। आगे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने के लिए दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है। तो हमने जो प्रोग्राम वाला चैप्टर था उसमें हमने अच्छे से आपको बताया है कि प्रोग्राम क्या होता है। तो उसमें हमने बताया है कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं मतलब जो निर्देश होते हैं उन्हीं के समूह को जो है प्रोग्राम बोला जाता है। तो उसी से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है और ये आप वीडियोस देखिएगा सभी, आपको सभी क्वेश्चंस वहीं से आपको देखने को मिलेगा। थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों अगर आप चेक कीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेगा। ओके, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम होगा। ओके, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं, तो यही आपको हमने बताया कि इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उन्हीं का ये ग्रुप होते हैं, प्रोग्राम समूह जिसे बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस के समूह को प्रोग्राम बोला जाता है। ओके, प्रोग्राम का जो उद्देश्य होता है कंप्यूटर को बताना होता है कि किसी जो स्पेसिफिक कार्य है उसको कैसे और कब करना है। इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, जावा के माध्यम से लिखा जाता है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के माध्यम से जो है ये प्रोग्राम को लिखा जाता है, कोडिंग किया जाता है। कंपाइलर क्या है, जो कि ऑप्शन में है एक, कंपाइलर सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। ओके, कीबोर्ड जैसा कि आपको पता है ये हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है और ये कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का एक एग्जांपल है। और इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये सभी भी हमने आपको पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये शिफ्ट 1 का पेपर अभी हम आपको बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आगे जो है 15 क्वेश्चन होने के बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा, तो वहां से शिफ्ट 2 का पेपर शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक जो अवयव है मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो क्या है। तो हमने आपको कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उससे में हमने आपको बताया है कि जो प्रथम कंप्यूटर का यहाँ पे प्रथम जो जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का यहाँ पे यूज किया गया था। मतलब कि जो निर्वात ट्यूब होते हैं उसका प्रयोग किया जाता था। पहला पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो बहुत बड़े बड़े साइज में होते थे। ओके, और यहाँ पे इसमें से बहुत ज्यादा हीट भी जनरेट यहाँ पे होता था। ओके, तो ये वैक्यूम ट्यूब का था। यहाँ पे अलग अलग जो पांचों पीढ़ी के कंप्यूटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज हुआ है और यहाँ पे जनरेशन दिया गया है कि कब ये चला था। पहला पीढ़ी का कंप्यूटर यहाँ पे 1940 से 56 के बीच में था और इसमें वैक्यूम ट्यूब से यहाँ पे मेन जो उसका कंपोनेंट था वो वैक्यूम ट्यूब था। यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछा गया है। दूसरा यहाँ पे देखिएगा सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, तो उसका जो समय है वो 1956 से 1963 के बीच में है और उसमें जो है ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था। पूछेगा कि सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है
उसमें मेन अवयव क्या है, तो ट्रांजिस्टर आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे जो जनरेशन है उसका जो मेन कंपोनेंट था उस कंप्यूटर का, वो इंटीग्रेटेड सर्किट था जिसे आप आईसी बोलते हैं, वो था। और 1964 से 1971 तक ये इसका जनरेशन था। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो मेन कंपोनेंट था या फिर है वो माइक्रो प्रोसेसर है, अभी भी ये जनरेशन चल रहा है। और यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो एआई बेस्ड हो चुका है अब, और ये 2010 में आया था फर्स्ट टाइम। और जो फोर्थ जनरेशन है 1972 से 2010 यहाँ पे बताया गया है। ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड आपको चीजें जो है ध्यान रखना है। कम से कम ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि किस जनरेशन में किस चीज का यहाँ पे यूज हुआ था, मेन कंपोनेंट क्या था। यहाँ पे वही सभी चीजें हमने आपको बताया है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो वैक्यूम ट्यूब था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट, और उसमें साइज में वो बड़े होते थे, स्लो होते थे, बहुत धीमे होते थे और गर्मी पैदा करते थे, हीट जनरेट करते थे ये। ओके, और प्रथम पीढ़ी के उदाहरण आपसे पूछेगा तो ये इनियाक और यूनिवैक जो है ये कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि निम्न में से किसके द्वारा एक सोर्स प्रोग्राम मतलब स्रोत प्रोग्राम को सीधे .exe फाइल में परिवर्तित किया जाता है। .exe मतलब होता है, यहाँ पे exe का मतलब एग्जीक्यूटिव से है। ओके, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट से करने से रिलेटेड है। यहाँ पे .exe फाइल आप तब देखिएगा, ये बेसिकली विंडोज का फाइल होता है, विंडोज का मतलब कि पीसी का फाइल होता है। और ये आप जब कोई प्रोग्राम जब कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ये आपको .exe फाइल देखने को मिलेगा। जैसे कि एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड के लिए आप कौन सा फाइल डाउनलोड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर .apk होता है, एप्लीकेशन, apk मतलब एप्लीकेशन। लेकिन जैसे विंडोज के लिए कुछ फाइल आप डाउनलोड करते हैं तो .exe फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सोर्स कोड यानी सोर्स प्रोग्राम से सीधे .exe फाइल में कौन जो है चेंज करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कंपाइलर हो जाएगा। कंपाइलर का काम है सोर्स कोड को .exe फाइल में परिवर्तित करना। यहाँ पे देख सकते हैं कंपाइलर कैसे काम करता है। जैसे कि ये कोड हो गया, ये कोड लिखा गया है, सोर्स कोड हो गया ये। ओके, और सोर्स कोड को यहाँ पे देख सकते हैं बाइनरी नंबर्स में लिखा गया, 0101 के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा गया है। और यहीं से ये जो है ये आगे चल के .exe फाइल के रूप में सेव होता है। तो सोर्स कोड को .exe फाइल में परिवर्तित करने का काम कंपाइलर का हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे वही चीजें हमने यहाँ पे लिखा है। एक चीज और देख लीजिए, इंटरप्रेटर क्या होता है। यह सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन अनुवाद करने का काम करता है। इंटरप्रेटर मतलब ट्रांसलेट करने का काम करता है। असेंबलर का होता है, तो ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलने काम होता है असेंबलर का। और जो एक ऑप्शन में लिंक कर या विभिन्न मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी को जोड़कर एक फाइनल प्रोग्राम को बनाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं कि फाइल के अदला बदली मतलब ट्रांसफर हेतु इंटरनेट पर सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसी से आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको इसका जो है फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो स्टैंड्स फॉर है वो पता होना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे फाइल को अदला बदली मतलब फाइल ट्रांसफर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे टेलनेट इससे रिलेटेड नहीं है। गोफर क्या है मैं आगे आपको समझाऊंगा। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन आप देखिएगा एफटीपी, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है यही है फाइल को ट्रांसफर करने से रिलेटेड प्रोटोकॉल। आप कोई भी इंटरनेट से फाइल जो है डाउनलोड करते हैं या फिर अपलोड करते हैं वो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। तो एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे टेलनेट का देख लीजिए क्या होता है। तो ये रिमोट लॉगिन के लिए उपयोग किया जाता है टेलनेट। और गोफर क्या होता है, तो एक इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट को ढूंढने और पुनः प्राप्त मतलब रिट्रीव करने के लिए एक प्रोटोकॉल था, लेकिन अब इसका यूज जो है नहीं होता है, गोफर का यूज नहीं होता है। ऑप्शंस बनाने के लिए जो है गोफर एक ऑप्शन में डाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि एक डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे कि आप किसी वेबसाइट पर गए होंगे तो आप जब वेबसाइट के नीचे वाले पेज में जाते हैं तो कुछ आपको लिंक बताया जाता है कि आप वेबसाइट पे जाने के लिए क्लिक हियर लिखा होता है। ओके,
क्लिक हेयर, या फिर डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिखा होता है क्लिक हेयर। तो यहाँ पे क्लिक हेयर लिखने के बाद में इसमें अगर कोई भी चीजें जब आप इस पे क्लिक करते हैं, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपको अगले जो पेज होता है या फिर वेबसाइट का जो पेज होता है वेब पेज, उस पे रिडायरेक्ट करता है। तो इसी में इंसर्ट किया जाता है हाइपरलिंक को, मतलब लिंक जो है इंसर्ट इसमें किया जाता है। और इसके शॉर्टकट जो की होता है वो होता है Ctrl+K। हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट की Ctrl+K होता है। और Ctrl+A फाइंड, किसी डॉक्यूमेंट में चीजें को खोजने के लिए Ctrl+A करते हैं आप। और अगर किसी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में लेटर को आपको बोल्ड करना है, मोटा करना है, तो Ctrl+B करते हैं। और कोई चीजें आपको पेस्ट करना हो, फोटो है या फिर टेक्स्ट हो, तो उसके लिए Ctrl+V करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, Ctrl+K। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ये चीजें होता है। मेरे पास भी अपना एक वेबसाइट था naukricorlo.com, लेकिन अभी मैं उसे यूज नहीं करता हूं। तो पहले उसमें क्या करना होता है, देखिए क्या होता है उसमें। जैसे कि आप सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे ही जाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा रहता है, क्लिक हेयर, जो कि आपको दिखता है और आप इसी पे क्लिक करते हैं तो वेबसाइट से रिलेटेड नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो भर्ती निकलती है उससे रिलेटेड, या फिर जो भर्ती का आयोग है वहां पे जा सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक हेयर लिख दिया जाता है और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक लिख दिया जाता है। और मान लीजिए कि आपने बिहार एसएससी का वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे लिख दिया क्लिक हेयर, तो आप जो यूजर हैं उनको तो दिखेगा ये क्लिक हेयर, और जो हाइपर लिंक यूज होगा यहाँ पे बिहार एसएससी के आयोग के वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाएगा। और इसको ओके कीजिएगा तो यूजर को ये क्लिक हेयर दिखेगा और अंदर में जो लिंक लगा रहेगा वो ये वेबसाइट का रहेगा, जो भी रिलेटेड वेबसाइट है उसी को हाइपर लिंक यहाँ पे बोला जाता है। ओके, ये सभी चीजें हमने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेमोरी का वह प्रकार जो तेज है और अस्थायी रूप से तुरंत आवश्यक आंकड़ों को संग्रहित करता है, क्या कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो तेज आप मेमोरी देखिएगा तो इसी से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए था। फर्स्ट जब मेमोरी का नाम आप सुनते हैं तो उसी से आपका अंदाजा लग जाना चाहिए था कि रैम मेमोरी जो होता है उससे फास्ट यहाँ पे नहीं कुछ होता है, जो भी ऑप्शंस में अवेलेबल है। रैम यहाँ पे सबसे फास्ट होता है। फिर क्या बोला गया यहाँ पे, टेम्पररी रूप से, मतलब अस्थायी रूप से चीजों को, डाटा को स्टोर करता है, तो ये रैम का ही काम है। रैम का एक और है चीजें, उसका प्रॉपर्टीज, ये वोलाटाइल होता है, मतलब कि इसमें जो है फाइल तभी तक स्टोर रहता है जब आपका सिस्टम जो है ऑन रहता है। ऑफ होने के बाद में इसमें से जो चीजें है वो गायब हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि मेमोरी का वह प्रकार जो तेज है और अस्थायी रूप से तुरंत आवश्यक आंकड़ों को संग्रहित करता है वो क्या कहलाता है, तो ये रैम हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, एक और बात ध्यान रखिएगा, जो रैम होता है वो एक प्राइमरी मेमोरी होता है। जो स्टोरेज वाला चैप्टर है उसमें हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है सभी मेमोरी के बारे में। रोम रीड ओनली मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म। ओके, और हार्ड ड्राइव आपको पता है कि ये एक स्टोरेज डिवाइस है, जिसके कि एसएसडी हो गया या फिर हार्ड ड्राइव हो गया। देखिए ये दोनों ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। रैम का काम क्या होता है ये भी समझ लीजिए। रैम का काम देखिए क्या होता है। रैम क्या होता है, जब भी आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो जो आपका एसएसडी है या फिर हार्ड ड्राइव है, उससे प्रोग्राम जो है आपको रैम में टेम्पररीली स्टोर हो जाते हैं। टेम्पररी रूप से रैम में स्टोर हो जाते हैं। क्यों स्टोर होते हैं, ताकि जो सीपीयू है वो सीपीयू आपका जो फाइल्स है, प्रोग्राम का फाइल्स है, वो रैम से ही डायरेक्टली एक्सेस कर सके। अगर यहां से एक्सेस नहीं करेगा तो उसको जो है हार्ड ड्राइव या फिर जो एसएसडी है वहां से चीजों को जो है एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा। ओके, और चीजों को एक्सेस करने में मुश्किल होगा प्रोग्राम कंप्यूटर को। ओके, तो सीपीयू का काम है, जो रैम का काम है वो सीपीयू को जो भी फाइलें की जरूरत होती है वो जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराना, इसीलिए इसको फास्ट मेमोरी बोला जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ रैम दिखता है, कंप्यूटर का रैम है ये। ओके, ये सभी चीजें हमने आपको समझा दिया। नेक्स्ट देखिए, एक वेब पेज मुख्यतः किस भाषा में लिखा जाता है। जो वेबसाइट का पेज होता है, जो आप देखते हैं किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, वो HTML में लिखा जाता है। और ये C++, पाइथन और जावा क्या है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और HTML में फाइल लिखा जाता है। ओके, और इसका जो फुल फॉर्म होता है
वो लिख लीजिए। यहाँ पे हमने लिख दिया है, देख लीजिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है HTML का फुल फॉर्म होता है। ओके, और ये सभी चीजें जो है डिटेल हमने आपको दिखाया, ये देख सकते हैं। और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आगे बताया गया है कि जो वेब पेज के साथ में एक पता जुड़ा होता है, मतलब पता मतलब यहाँ पे एड्रेस है से मतलब है। ओके, वेबसाइट के पेज के साथ में एक एड्रेस जुड़ा होता है। इस पते को क्या कहते हैं? इस एड्रेस को क्या कहते हैं? ओके, इस एड्रेस को क्या कहते हैं? तो इस एड्रेस को यहाँ पे जो है URL कहते हैं, जिसे आप बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL वही चीज है जो आप लिंक होता है, कोई भी लिंक होता है उसी को आप URL बोलते हैं। किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वो किसी लिंक के थ्रू जाते हैं, URL के थ्रू जाते हैं, उसी को शॉर्ट में यहाँ पे लिंक बोल दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसका फुल फॉर्म होता है। जैसे कि ये एक एग्जांपल के लिए हमने ले लिया है, ऐसा जो लिंक दिखता है वो URL ही है। ओके, TCP जो एक ऑप्शन में है, उसका फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। और IP जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। IP एड्रेस जैसा कि आपको पता होगा, एक डिजिट में जो है एक एड्रेस होता है, और ये डिवाइस या फिर सर्वर को पहचानने के लिए यूज किया जाता है। और ब्राउजर तो आपको पता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल भेजने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल क्या है? जब आप ईमेल भेजते हैं तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C होगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है यूज किया जाता है। HTML के बारे में हमने आपको बताया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ओके, और TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और UDP जो होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, UDP का फुल फॉर्म। ओके, UDP के बारे में देख लीजिए, ये डाटा ट्रांसमिशन के लिए है, लेकिन इसमें जो है रिलायबिलिटी नहीं होती है, गारंटी नहीं होती है, इसलिए ईमेल के लिए यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? जो मैक एड्रेस है वो कितने बिट्स में होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 48 बिट्स में होता है। देखिए, जो मैक एड्रेस है, यहाँ पे जब आप सिस्टम के जो नेटवर्क कनेक्शन डिटेल में आप जाते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और वो वहां पे मैक एड्रेस के नाम से नहीं बल्कि फिजिकल एड्रेस के नाम से आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 12 डिजिट का है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये टोटल 12 डिजिट का है। और इसका जो बिट में मान होगा वो 48 बिट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 12 हेक्साडेसिमल अंकों के रूप में होता है। और ये जो है इसमें जो 24 बिट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैन्युफैक्चरर है उसके बारे में बताता है। और अगला जो 24 बिट होता है वो डिवाइस की पहचान कराता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, उसको जो विशिष्ट पहचान डिवाइस के लिए होता है वो। तो 12 जो डिजिट होता है वो डिवाइस पहचानने के लिए होता है, और जो शुरुआत के 12 डिजिट होते हैं वो कौन सा मैन्युफैक्चरर है उस डिवाइस का, ये बताता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि अस्थायी संग्रहण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा रेट और डेटा का जो प्रवाह होता है उसके अंतर की भरपाई करता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बफर। जैसे कि आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं, तो मान लीजिए कि एक मोबाइल जो है स्लो है और ये पहले वाला मोबाइल जो है फास्ट है, मान लीजिए। ओके, तो और ये डाटा मान लीजिए कि 10 MBPS के स्पीड से भेज रहा है, और ये जो है यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है 8 ही MBPS के स्पीड से। ओके, तो बीच का जो 2 MBPS का स्पीड है, ओके, वो कौन कंट्रोल करेगा, उसको कौन रखेगा अपने पास? तो वो बफर जो है वो अपने पास रखता है, और थोड़ा टाइम लेकर जो है अगले नेक्स्ट डिवाइस को यहाँ पे भेजते रहता है। इसी को बफर बोलते हैं। अस्थायी संग्रहण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच में डेटा रेट और डेटा प्रवाह के लिए, मतलब डेटा फ्लो के लिए यहाँ पे अंतर की भरपाई करता है। आप बफर से मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी, जैसे कि कोई सीमा होता है। ओके, तो वहां पे देखते हैं कि सीमा, जैसे कि ये एक कंट्री हो गया यहाँ पे, इधर से और इधर से एक कंट्री हो गया, बीच का जो जगह होता है उसे क्या बोलते हैं? बफर बोलते हैं आप लोग। जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में, यहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच में यहाँ पे नेपाल जो बफर स्टेट के रूप में काम करता है। तो वो बफर इसी तरह से समझ लीजिए कि बीच का कुछ स्पेस होता है जो कि उन दोनों के फ्लो रेट में अगर कुछ अंतर होता है तो उसे अपने पास रख के थोड़ा टाइम लेकर उसे जो है नेक्स्ट डिवाइस के पास भेज देता है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एफटीपी का तात्पर्य क्या है, मतलब एफटीपी का स्टैंड्स फॉर मतलब फुल फॉर्म क्या है। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि सभी डिलीट की हुई फाइलें निम्न में जाती हैं। तो आपको पता होगा, अगर आप कंप्यूटर थोड़ा भी यूज किए होंगे तो आपको ये पता होगा कि जो भी आप फाइल डिलीट करते हैं वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। अगर आप सिंपल तरीके से इन जनरल डिलीट करते हैं तो ओके, कंट्रोल डिलीट कर देते हैं तो वो तो डायरेक्टली परमानेंट डिलीट हो जाता है। लेकिन आप सिंपली डिलीट करते हैं तो फाइलें जो है रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाती हैं। आप देखिएगा विंडोज के होम पेज पे यहाँ पे रिसाइकल बिन का ऐसा कुछ फोल्डर दिखता है। इसी फोल्डर में जो है जाकर फाइलें जो है स्टोर होती है, और वहां से आप चाहे तो उसे 30 दिन के अंदर उसे रीस्टोर कर सकते हैं, या फिर उसे अगर आप छोड़ दीजिएगा तो 30 दिन बाद जो है परमानेंटली वो डिलीट हो जाएगा, या फिर दोबारा जाकर रिसाइकल बिन में आप वहां से भी डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। टास्क बार क्या होता है, तो टास्क बार आप देखे होंगे, यहाँ पे देखिए टास्क बार क्या होता है दिखा देते हैं आपको। जो नीचे आप डेस्कटॉप पे देखते हैं, नीचे में ये सभी जो टूल्स देखते हैं ये टास्क बार में कहलाता है। सबसे नीचे वाला हिस्सा टास्क बार कहलाता है। ओके, टूल बार देखिए, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन होता है या फिर कोई भी यहाँ पे देखिए ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉरी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है एक्सेल। एक्सेल में भी टूल बार होता है। तो जो कुछ टूल्स होता है उसे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक बार होता है जिसे टूल बार बोलते हैं। ये एक्सेल का टूल बार ऐसा कुछ दिखता है, यहाँ पे ऊपर में दिखता है। और यहाँ पे जो क्रोम वेब ब्राउजर है, सॉरी ये इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट का है, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर, वहां पर भी टूल बार यहाँ पे दिखता है। तो कुछ टूल्स का ग्रुप होता है जिसे टूल्स बार बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन जो है इसमें से ओएस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे आपको हमने जो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया था आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सभी के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। तो उसमें बताया था कि यहाँ पे जो एमएस ऑफिस है ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एप्स है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और ये आप याद रखिएगा, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स और लिनक्स जो है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एमएस ऑफिस होगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ओके, और एमएस ऑफिस तो आपको पता है कि ये क्या है, अलग अलग चीजों के लिए यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का ग्रुप है, जिसमें एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आते हैं, पावर पॉइंट आते हैं, ये सभी चीजें उसमें आता है। यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि एक ओपन विंडो से दूसरे ओपन विंडो में स्विच करने के लिए स्विच करने की प्रक्रिया जानी जाती है। मतलब एक विंडो से दूसरे विंडो में आप स्विच करते हैं तो ये प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है, तो इसे बोलते हैं टास्क स्विचिंग। ओके, ऐसा कुछ दिखता है, जैसे कि आप देखिएगा, आप अगर आप सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें आप विंडो स्विचिंग का ऑप्शन रहता है, या फिर एप्लीकेशन को स्विच करते हैं। मोबाइल में भी आप देखते हैं कि एक बार अगर आप जो फाइल ओपन कर देते हैं तो वो तुरंत, जब तक रैम में से क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक वो स्क्रीन पे ही वो हिडन रहता है। तो वहां से एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में आप स्विच हो जाते हैं। तो उसी प्रकार का कुछ विंडो स्विचिंग होता है, जिससे कि आप दो जो है प्रोफाइल बना सकते हैं विंडो में, एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच हो सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है यहाँ पे टास्क स्विचिंग। ओके, सिस्टम कॉल क्या होता है, यह एक तरीका है जिससे एक प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से सेवा प्राप्त करता है, यह सिस्टम कॉल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे शिफ्ट 2 का जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। इस शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि जंक जो ईमेल होते हैं उन्हें स्पैम कहा जाता है। आप ईमेल जब जीमेल एप्लीकेशन भी आप ओपन कीजिएगा अपने मोबाइल का, या फिर उसे लॉगिन कीजिएगा ब्राउजर में, तो आप देखिएगा उसमें जो मेन्यू वाला ऑप्शन है उसमें क्लिक करके तो स्पैम का एक फोल्डर रहता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हैं। कुछ ड्राफ्ट होता है, सेंट मेल होता है, ओके, इनबॉक्स होता है, उसमें स्पैम मेल का एक फोल्डर रहता है, जो कि यहाँ पे एक प्रकार का जंक ईमेल है, जो कि जिसे आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चाहते हैं कि वो ईमेल ना है, फिर भी आपके जो है स्पैम फोल्डर में वो आकर स्टोर होता है। तो वहां से आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर उसे अप्रूव कर दीजिएगा तो वो आपके इनबॉक्स में भी चला जाता है। ओके, तो यही सभी चीजें हैं।
स्पूफ के बारे में देख सकते हैं क्या है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या सिस्टम का धोखाधड़ी से नकली रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति का ईमेल एड्रेस प्रयोग करना। स्नीफर स्क्रिप्ट क्या होता है? यह एक प्रकार का स्क्रिप्ट है जो नेटवर्क पर डाटा ट्रैफिक को मॉनिटर और रिकॉर्ड करता है। डाटा ट्रैफिक मतलब डाटा के जो भीड़ होता है, जो डाटा आते जाते रहता है, उसी को बोला गया है। स्पूल क्या होता है? तो यह एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे प्रिंटर के लिए दस्तावेज को कतार में रखना। जब आप देखते हैं कि प्रिंटर में आप 3 डॉक्यूमेंट का एक ही साथ में जो है आप प्रिंट आउट मार देते हैं और वो बारी बारी से अपना आते रहता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो स्पूल कहलाती है, डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेटवर्क या मॉडेम में डाटा स्थानांतरण दर मापी जाती है, तो किसमें मापी जाती है? डाटा ट्रांसफर का रेट जो है वो कैसे मापी जाती है? उसका यूनिट क्या है? तो वो होता है बिट्स पर सेकेंड। ओके, तो नेटवर्क या फिर मॉडेम में जो डाटा ट्रांसफर का रेट है वो बिट्स पर सेकेंड में मापी जाती है। ओके, यहाँ पे बैंडविड्थ क्या होता है वो देख लीजिए। वह अधिकतम क्षमता होती है बैंडविड्थ जिसे नेटवर्क या मॉडेम एक समय में डाटा ट्रांसफर करने के लिए संभाल सकते हैं, लेकिन यह स्थानांतरण दर नहीं है। हाँ, तो ये तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है। तो बैंडविड्थ आप समझ गए होंगे, अधिकतम क्षमता जिसे नेटवर्क या मॉडेम एक समय में डाटा ट्रांसफर के लिए संभाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक वीडियो डैश का अनुक्रम से मिलकर बना होता है। एक वीडियो किस चीज से मिलकर बना होता है? तो जो वीडियो होता है आपको वो फोटो का ही समूह होता है। ओके, फोटो आपके आंख के सामने अगर 0.1 सेकेंड के अंदर में, मतलब 1/10 सेकेंड में अगर आपके आंख के सामने फोटो जल्दी जल्दी चेंज किया जाए तो वो आपको वीडियो जैसा लगेगा, और वो फोटो का ही ग्रुप होता है वीडियो, जिसे क्या बोला जाता है? तो फ्रेम बोला जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए आपके सामने से जो वीडियोस अभी भी आप जो देख रहे हैं वो एक तरह से फोटो ही होता है, लेकिन वही जो आपके आंख के सामने से उसका जो फ्रेम होता है 1/10 सेकेंड के अंदर ही वो जल्दी जल्दी से आपके सामने से गुजरता है, जिसे आप फोटो और वीडियो में जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो फोटो का ही समूह होता है। वो जो ये सभी होता है ये क्या कहलाते हैं? फ्रेम कहलाते हैं। वो वही क्वेश्चन था उसी से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर है? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संसाधन मतलब कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि वर्ड परफेक्ट, गूगल डॉक्यूमेंट्स और एमएस वर्ड ये सभी जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब कि यहाँ पे आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये और उसे सेव कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ये सभी, उसी का एग्जांपल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, वह सॉफ्टवेयर जिसे किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पत्र लिखना, क्या कहलाता है? मतलब किसी कार्य को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए यहाँ पे यूज होना चाहिए था। ये हमने आपको सभी चीजें आपको बताया है। स्पेसिफिक कार्य के लिए जो डिजाइन किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका जो क्रोम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किया है, तो ये आपको ब्राउज करने के लिए, इंटरनेट वेबसाइट पेजेस को ब्राउज करने के लिए बनाया गया है। आप कैम स्कैनर का नाम सुना है कि वो क्या होता है? आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए बनाया गया है, तो ये एक इसका अलग स्पेसिफिकेशन है। ओके, विशिष्ट होना चाहिए, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी डिवाइस का मेन ये बेसिक चीज होता है, इसी में जो है सारा प्रोग्राम रन करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया, जिससे कि एंटीवायरस हो गया। एंटीवायरस क्या है? तो ये एक प्रकार के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। और GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो जो चीजें आपको देखता है डिजाइन में वो सभी ग्राफिक्स कहलाते हैं। ओके, ये सभी चीजें हमने आपको समझाया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिएगा, एंटीवायरस या फिर जो बैकअप सॉफ्टवेयर आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि डिवाइस की सुरक्षा, रख रखाव और प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? इनमें से कौन सा जो है एक कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोटस हो जाएगा। ओके,
यहाँ पे बेसिक, कोबोल और जो फोर्ट्रॉन है वो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन लोटस एक कंप्यूटर लैंग्वेज का एग्जाम्पल नहीं है। लोटस है क्या? तो लोटस एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जब भी आपके दिमाग में, जब भी आपको कहीं स्प्रेडशीट देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि जो यहाँ पे जो टेबल होता है, यहाँ पे रो और कॉलम का, उसी को स्प्रेडशीट बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक्सेल हो गया, ओके, एक्सेल हो गया, या फिर गूगल का ही एक गूगल शीट आता है, वो भी स्प्रेडशीट है। तो आपको ये भी एग्जांपल पूछने देखने को मिल सकता है कहीं, गूगल शीट क्या है? तो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें जो वर्क होता है वो रो और कॉलम के माध्यम से आपका होता है। ओके, तो लोटस भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे लोटस 1, 2, 3 एक प्रसिद्ध स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था जो पहले कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग और गणना के लिए यूज किया जाता था, लेकिन ये अभी प्रचलन में नहीं है। बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रॉन जो है प्रोग्रामिंग भाषा है कंप्यूटर का। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? इनमें से वेब ब्राउजर जो नहीं है उसे चुनना है। यहाँ पे देखिए मोज़िला फायरफॉक्स जो है ये मोज़िला कंपनी का एक वेब ब्राउजर है। ओके, क्रोम जो है ये गूगल कंपनी के द्वारा ऑन किया जाता है, उसका ये वेब ब्राउजर है। ओपेरा मिनी एक आता था, ओपेरा ब्राउजर, ओपेरा भी एक ब्राउजर है। लेकिन जो याहू है वो क्या है? वो सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। तो पूछ रहा है कि कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा याहू। याहू जैसे गूगल है वैसे ही गूगल से भी ज्यादा सर्च पहले प्रचलन में था याहू सर्च इंजन। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे कुछ जो वेब ब्राउजर है उसका एग्जांपल जरूर आपको देखना है, जैसे कि क्रोम हो गया, ये गूगल का वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स मोज़िला का, एज जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, ओपेरा किसी कंपनी के द्वारा ऑन किया जाता है, हमें नहीं पता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो ये सभी जो है वेब ब्राउजर है। और सफारी आई थिंक एप्पल के द्वारा ये जो है ऑन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये सभी चीजें हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डोमेन आमतौर पर शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है। जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो डोमेन है वो कौन सा होता है, इसमें से यूज होता है? डोमेन वही होता है जो आपका वेबसाइट होता है डॉट के साथ में जो लास्ट में लगा रहता है, जैसे कि सरकारी रिजल्ट .com होता है, तो उसका ये .com ये डोमेन हो गया। तो इसमें एजुकेशन के लिए कौन सा डोमेन यूज होगा? तो .edu हो जाएगा। .com कमर्शियल यूज के लिए यूज किया जाता है। .org किसी ऑर्गेनाइजेशन कोई होता है तो उसके लिए, और .org डोमेन लोग लेते हैं। और .in जो होता है इंडिया के लिए स्पेसिफिक यूज किए जाने के लिए यहाँ पे .in जो डोमेन लोग लेते हैं, या फिर जो वेबसाइट बनाते हैं, जो वेबसाइट ओनर होते हैं वो चूज करते हैं। यहाँ पे .in से मतलब ऐसे समझिए जैसे कि अमेजन का जो अमेरिका का उसका वेबसाइट है उसका जो डोमेन है .com है। ओके, लेकिन वहीं इंडिया के लिए उसने अमेजन ने .in डोमेन लिया है, इंडिया के स्पेसिफिक दिखाने के लिए कि ये इंडिया में जो है वेबसाइट वर्क करता है, तो इसीलिए .in जो है डोमेन रजिस्टर कराया है उन्होंने। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा .edu। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों के प्रबंधन व संचालन का कार्य करता है? कंप्यूटर के सभी घटकों के लिए प्रबंधन मतलब कि मैनेजमेंट और संचालन मतलब कोऑर्डिनेटर का काम कौन करता है? तो ये हमने आपको कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ाया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। इनपुट यूनिट जो होता है कंप्यूटर में, जो चीजें आप इनपुट देते हैं किसी भी डिवाइस के माध्यम से, तो उसको कंट्रोल इनपुट यूनिट करता है। और जो चीजें आपको दिखता है सामने से, कंप्यूटर जब वर्क कर लेता है उस पर डिस्प्ले के माध्यम से हो या फिर किसी और माध्यम से, तो उसे आउटपुट यूनिट बोला जाता है, उसे कंट्रोल करता है। और अर्थमेटिक यूनिट क्या होता है? तो ये अर्थमेटिकल जो प्रोग्रेशन होता है, जैसे कि गुणा घटाव जो जोड़ भाग, ये सभी ऑपरेशंस को का जो कंट्रोल है वो अर्थमेटिक यूनिट के पास होता है। जैसा कि इन सभी नाम से ही आपको लग रहा है देखने में कि किसका क्या काम है। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप यूज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा तो सही अटेम्प्ट जाएगा। ये सभी चीजें हमने आपको समझा दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि जेपीईजी का विस्तार रूप क्या है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है जेपीईजी का। तो ये जरूर आप याद रखिएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? वहीं यूआरएल वर्ड आया था ना कुछ देर पहले, उसी से रिलेटेड है कि यूआरएल का स्टैंड्स फॉर क्या है?
तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्प्रेडशीट फाइलें सामान्यतः इसके विस्तार के साथ मतलब एक्सटेंशन के साथ भंडारित होती है। जैसे कि डॉट के बाद में जो चीजें लगता है प्रोग्राम में उसे एक्सटेंशन बोला जाता है। तो स्प्रेडशीट फाइलों का जो एक्सटेंशन है इनमें से कौन है ये पूछा जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये एक्सेल जो फाइल होता है एक्सेल उसी का एक्सटेंशन है। ओके, एक्सेल आपको पता होगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, मतलब कि इसमें जो काम होता है वो रो एंड कॉलम में होता है। ओके, और स्प्रेडशीट एग्जांपल का कोई पूछे तो वो गूगल शीट होता है, गूगल का जो शीट एप्लीकेशन है वो। और जो .doc है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है एक्सटेंशन है। ओके, ये क्या है तो ये वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है MS वर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कुछ स्प्रेडशीट जो चीजें जो एप्लीकेशन होता है वो दिखता है। ये एक्सेल जो है उसका स्क्रीनशॉट है एक्सेल एप्लीकेशन का। यहाँ पे देख सकते हैं रो होते हैं, कॉलम होते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है एक आगे, देखिएगा कि ये जो बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं। देखिए आगे दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्प्रेडशीट में पंक्ति हो मतलब कि रो और स्तंभ हो मतलब कि कॉलम का जो प्रतिच्छेदन होता है मतलब इंटरसेक्शन जहां होता है वो क्या कहलाता है। जहां भी जैसे कि ये रो हो गया, रो, और ये जो कॉलम होता है ओके, वो जहां इंटरसेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, मान लीजिए यहाँ इंटरसेक्शन हुआ यहाँ से ये क्या, इसको क्या बोलिएगा आप, इसको आप सेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सेल हो गया। स्प्रेडशीट की लैंग्वेज में इसे सेल बोला जाता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जहां भी पंक्ति और स्तंभों का प्रतिच्छेदन होता है वहां पे ये एक प्रकार का चतुर्भुज जैसा आकृति बनता है, उसे सेल बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे वीडियोज, देखिए यहाँ पे वीडियो के संचारण के लिए एक संपीड़न तकनीक है मतलब कि कंप्रेशन तकनीक। कंप्रेशन तकनीक मतलब आप समझ गए होंगे, कंप्रेस करना, किसी भी बड़े साइज को छोटे साइज में कंप्रेस कर देना। तो वीडियो के संचारण के लिए कंप्रेस किया गया एक तकनीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MPEG। मतलब कि मान लीजिए आपका 1 GB के वीडियो का फाइल है और वो दूसरे फॉर्मेट में है, MP4 में है मान लीजिए, उसे और कंप्रेस करिएगा MPEG में। वो जब आप कीजिएगा तो वो कंप्रेस होकर और बहुत कम हो जाएगा, मान लीजिए कि 200 MB या फिर 400 MB के आसपास आ जाएगा। ये कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है MPEG, बड़े साइज को छोटे साइज में कन्वर्ट कर देता है MPEG। MPEG का फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान दीजिएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका जो है फुल फॉर्म होता है। MP4 के जो रेफरेंस है वो कहां से MP4 नाम आया है, तो उसका नाम जो है MPEG-4 पार्ट 14 जो नाम है उससे आया है। और JPG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। MPEG का बता दिया हमने आपको। और 3GP का थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इसका नाम है। नेक्स्ट यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 15 और इस कोर्स का लास्ट, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कि जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था वो 15 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि डैश एक चिप है जो CPU में गणितीय और तार्किक निर्देश को निष्पादित करती है। इनमें से कौन सी एक चिप है जो CPU में गणितीय मतलब कि अर्थमेटिक और तार्किक मतलब कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को निष्पादित करती है, उसे जो है परफॉर्म करती है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। मतलब माइक्रो प्रोसेसर का ही काम है CPU, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का ही काम है जो कि CPU में लगा रहता है, वो लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस देखता है। अर्थमेटिक मतलब हमने आपको बता दिया, गुणा हो गया, भाग हो गया, जोड़ हो गया, घटाव हो गया। लॉजिकल मतलब हो गया लॉजिक से रिलेटेड जो चीजें अपने से कुछ सोचने से रिलेटेड, वो काम भी किसका है तो माइक्रो प्रोसेसर का है। ओके, तो ये यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन था। ये सभी चीजें हमने आपको बता दिया माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। मेन मेमोरी आप समझ लीजिए कंप्यूटर का प्राथमिक मेमोरी होती है। ओके, और दूसरा यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर है, एक छोटी चिप होती है जो विशेष कार्यों को नियंत्रित करती है। ओके, SDRAM क्या होता है तो ये सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एक बार SDRAM का आप जो है फुल फॉर्म यहाँ पे याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है आप रैम का फुल फॉर्म नहीं पूछना चाहेगा, हो सकता है कि इसमें कुछ और ऐड ऑन करके पूछ लें। तो यहाँ पे सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी SDRAM का फुल फॉर्म होता है। ओके, तो ये टोटल
15 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे ये सेट जो है कंप्लीट होता है। और ये कंप्यूटर का उतना क्लासेज हमने लिया है, तो हम जब देखेंगे ये कंप्यूटर का क्वेश्चंस इसका, तो हम सोचे कि सॉल्यूशंस और डिस्कशन दोनों जो है प्रोवाइड करा देते हैं कैंडिडेट सबके लिए। ओके, और कल ही इसका आंसर किया है, कल रात में ही, तो आंसर की देखने के बाद में हम सोचे कि आपको चीजें जो है बता देते हैं। बहुत ही मतलब कि नॉमिनल क्वेश्चंस ये सभी आया है। बीएसपीएससीएल वाले कैंडिडेट थोड़ा ध्यान देंगे, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है अच्छा रहता है बीएसपीएससीएल में। थैंक यू सो मच।